है ना। पहले आपको पता करना पड़े भाई होना चाहिए कि डेथ हुआ है कि नहीं। ये कंफर्म कैसे करेंगे? किसी को पता है कैसे पता चलेगा कि डेथ हुआ है कि नहीं? पल्स रुक जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, लोग सुनते हैं मर गया, तो भाई मरा तो कैसे मालूम चलेगा मर गया? पल्स रुक जाएगा। हाँ, पल्स रुक जाएगा। आप देख पहले पल्स चेक करते हैं किसी का? नहीं। उसका पहला तरीका है कि भाई उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तभी तो ना आगे की प्रक्रिया है ना पल्स चेक करना। अब जैसे ये हो सकता है कि बेहोशी हो, हम हल्ला कर रहे हैं मर गया है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है बेहोश है, तो हम क्या करते हैं पहले वो हिलाते हैं। अब जैसे मान लो इनको मैं नहीं जानता हूं तो नाम तो मैं पुकारूंगा नहीं, मैं अपनी भाषा में चिल्लाऊंगा भाई हिला के, तो भाई कौन हो आप, क्या हो, कुछ तो बोलोगे। कोई बॉडी कोई भी इनकी हरकत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हिला के देख लिया कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, भाई इसका मतलब कि हो सकता है जब बेहोश हो। अब बेहोश होने के भी कई कारण हो सकते हैं, है ना। तो बेहोश होने के मुख्य जो कारण है वो क्या होता है, सांस नहीं लेना। ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी आदमी बेहोश हो जाता है ना। लेकिन वो बहुत ऑक्सीजन कमी बोला मैंने, ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, बहुत कम ले रहा है। अक्सर क्या होता है, हमारा जो विंड पाइप होता है ना गले में, वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है ना, उसकी वजह से भी ऑक्सीजन कम मात्रा में आने लगता है और पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसको टाइम से खोल दिया जाए तो वो फिर से होश में आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, चाहे आप लोगों ने देखा होगा मिर्गी जिसको आती है, सीजर, तो दांत आपस में बंद कर लेता है। अब आप कैसे चेक करोगे कि उसका मुंह में कुछ फंसा है कि नहीं है? तो क्या करते हैं, इस पेशेंट को हम, ऐसे पेशेंट को इसके सर के पास बैठ जाना है, और जब आप अपना जबड़ा चलाओगे ना तो देखोगे, आप अपना हाथ लगा के देख लीजिएगा, यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है, यहाँ पे टीएमजे बोलते हैं इसको, ये खुलता बंद होता है। जैसे हम खाना खाते हैं या कुछ भी मुंह बात भी करते हैं ना, तो ये हिलता रहता है, ये लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का मुंह नहीं खुलता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल दिखाओ एक बार, अभी देखिए इसके पीछे बैठ गए गर्दन के पास, और अपनी चारों उंगलियां ये ज्वाइंट में लगाएंगे, और जैसे ही आप दबाओगे ना, कितना भी तेजी से अगर उसने बंद किया हो, एक अंगूठा जो है उसके रखना है ठुड्डी पे, और चारों उंगली टीएमजे के ऊपर दोनों अपोजिट तरह दबाओगे तो उसका मुंह खुल जाएगा। मुंह खुलने के बाद आपने चेक कर लिया कि इनका क्या है, मुंह खुला हुआ है, कोई चीज फंसा ये नहीं हुआ, मतलब अब क्या है, इनको लो ऑक्सीजन की बीमारी कोई नहीं हो सकती है। अब पल्स चेक कर लेते हैं एक बार। तो पल्स देखो, जिसका पल्स कम चल रहा होगा ना, आप चेक करोगे हाथों पे, देखा होगा आपने, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो हमारी आर्टरी में चेक करता है ना, आर्टरी को चेक करता है कहाँ से, रेडियल पल्स से। ये जो कलाई में पल्स होती है उसको रेडियल पल्स बोलते हैं, तो रेडियल चेक करता है। अगर कोई बच्चा होगा, छोटा बच्चा, उसके इधर एल्बो के पास जो चेक करते हैं, यहाँ पे, इसको ब्रेकियल बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो कि पहले से बेहोश है, उसका पल्स रेट या तो नहीं चलेगा या तो बहुत कम चलेगा। तो बहुत कम चलने वालों के हाथ में पता नहीं चलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, कान के बगल से एक नस आती है जो कि सबसे हार्ट के पास होती है, कान वाला, या डायरेक्ट यहाँ से निकल के आती है इधर। तो जब आप गर्दन टेढ़ा करोगे ना, तो यहाँ पे देखना, अपना मत देखिए, दूसरे का देखें तो पता चलेगा, अपना महसूस नहीं होगा। चाहे कान को पकड़ के थोड़ा खींचोगे ना, तो यहाँ से एक मोटी नस आती है, कैरोटिड पल्स बोलते हैं इसको। तो इस पल्स को हम लोग चेक करते हैं, गर्दन को राइट या लेफ्ट मोड़ लेते हैं और उस पल्स को चेक करते हैं। अब जैसे पता चल गया कि भैया इनका पल्स जो है नहीं चल रहा है, अब पल्स नहीं चल रहा है तो क्या है, इनका हार्ट काम नहीं कर रहा। अब हम इनको देंगे क्या, सीपीआर। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हार्ट कहाँ है, बताया था ना मैंने, हार्ट कहाँ है, मुझे अड्डी छोड़ दीजिए। अब देखिए हार्ट कहाँ है, ये आपको दिखाने के लिए हम मैनिक्विन को दिखाएंगे। अच्छा, आप लोग के रिब्स पता है, रिब्स किसको बोलते हैं, जिसको आसामी में क्या बोलते हैं, कमिंग हार्ट, ऐसे बोलते हैं ना। कुछ कितने होते हैं बॉडी में, पता ही नहीं आप लोग, हैं देखो 12 12 24 होते हैं, है ना, 12 एक तरफ 12 एक तरफ। तो जहां आपके बीचों बीच ना, जहां रिब्स ज्वाइंट होते हैं, एक हड्डी होती है मोटी सी, ये देखो आप अपना टच करके देख सकते हो, बीच से बीचों बीच होती है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टर्नम, इस हड्डी का नाम है स्टर्नम।
तो जब आप ऊपर से नीचे को चेक करते हुए आएंगे, जहां पर ये खत्म होगी ना, आप अपना चेक करके देखिएगा, जहां पे ये खत्म होगी ना स्टर्नम, वहां पे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी हड्डी है, ठीक है, जाइफर प्रोसेस बोलते हैं उसको, या तो कहिए कि जहां पे आपका रिब्स जाकर ज्वाइंट होता है लास्ट में, वो भी वहीं पे लास्ट ज्वाइंट होता है, उससे लगभग 2 इंच ऊपर हार्ट होता है। लगभग मैंने बोला, किसी का 1 mm ऊपर हो सकता है, किसी का 1 mm नीचे हो सकता है, बस इतना ही अंतर होता है, हार्ट होता वहीं पे है। तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लास्ट ज्वाइंट से 2 उंगली ले लेते हैं 2 इंच माप के, कि भाई 2 इंच लगभग है, तो हम मापते हैं और वहां पे अपना हाथ उसका हार्ट को मान लेते हैं कि यहीं पे इसका हार्ट है और वहीं पर लगभग रहता है। तो अब सीपीआर देने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट से पहले कहा सब कुछ चेक कर लिया भाई, इनका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के लिए क्या है, अगर बिस्तर में है तो इनको सबसे पहले नीचे के लिए हार्ट सरफेस पे लेटा देंगे, ठीक है, हार्ट सरफेस पे लेटा दिया। अब उनके बगल में क्या करना है, मुझे बॉडी से अपने दोनों घुटने मोड़ने हैं और इनके साथ बैठ जाना है, ठीक है, बैठ गए। अब इनके रिब्स को टटोलते हुए हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाइफर प्रोसेस के पास अपनी उंगली को ले आएंगे, यहाँ से हमने 2 इंच को मापने के लिए अपनी 2 उंगलियों को सहायता देंगे और अपने रखेंगे, और जो मास्टर हैंड होगा उसको इनके हार्ट के ऊपर लगा देंगे। ये मान लिया मेरा हार्ट है, दूसरा हाथ को इसके ऊपर लैप ओपन कर देंगे और पूरा बॉडी वेट को इनके हार्ट के ऊपर ले आएंगे, पूरा जितना हमारा बॉडी वेट है। कारण क्या है, हार्ट यहाँ पे नहीं है, पास में नहीं है, ये लगभग हमारे जो रिब्स है उससे 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर है। तो 5 से 6 सेंटीमीटर इतना दबना चाहिए, उंगली के बराबर डेप्थ में है, तो उतना हमें दबाना है। तो इसलिए जरूरी है ताकत की और एक रिदम की। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा साइलेंट हो जाए, थोड़ा साइलेंट हो जाए। और जो इसका रेशियो होता है ना, आप लोगों ने पिक्चर में देखा होगा, तो पिक्चर में दिखाते हैं अपने तरीके से, लेकिन इसका जो रेशियो होता है वो 30:2 का होता है। मतलब 30 बार इनको कंप्रेशन देना है, 30 बार इसके हार्ट को दबाना है और 2 बार इनके मुंह में ऑक्सीजन देना है, ठीक है। ऑक्सीजन इनके मुंह में कैसे देंगे हम, माउथ टू माउथ। तो माउथ टू माउथ, अब मेडिकल साइंस कहता है किसी को मुंह से मुंह में ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, हमारी बीमारी इनको ट्रांसमिट हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई वेरियर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रुमाल हो गया, कपड़ा हो गया, नहीं है तो 1 वे वेरियर आते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारी जो हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस है वो इसमें ना जाए, जल्दी से ना जाए। लेकिन पहला मेन कारण क्या होता है कि इनको बचाना है, ठीक है। तो इससे मेरा एक सवाल उठ रहा है, आप लोग बताएंगे क्या, पूछूं? अभी मैंने बोला है कि इनको माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देंगे हम, बोला ना। तो हम लोग तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है। तो बताओ कि मैं इसको ऑक्सीजन कैसे दूंगा फिर। अभी तो मैंने बोला इनको ऑक्सीजन देंगे और मैं मुंह से ही दूंगा, तो बताइए कि इनको ऑक्सीजन दूंगा कैसे मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं। कोई बता सकता है क्या, बोलो बोलो जोर बोलो। अरे उसका, वो तो मरा हुआ, उसका कैसे लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो छोड़ रहा है क्या। मैं उसको देने वाला हूँ ऑक्सीजन और मैं खुद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, है ना। ये भी पढ़ा है ना आपने कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आप बताइए कि हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो वो जिंदा रहेगा। इसमें क्लास 9, 10 के बच्चे हैं क्या, नहीं होंगे, 8 तक है, 10 तक है, 10 तक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं ना, C फॉर कार्बन और O फॉर, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है ना। तो अभी देखो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने एक किया, हमारे जो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, कितना परसेंट है, बाकी अदर गैसेस है, लगभग 70% नाइट्रोजन है